हेलो एवरीवन। एंशियंट हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे पर्शियन और ग्रीक इन्वेजन के बारे में जो कि इंडिया पे हुए थे। तो जो पर्शिया नाम है वो किसका नाम था पुराना? ईरान का नाम था। तो ईरान को पहले जो है पर्शिया बोला जाता था। तो जिस टाइम पे जो मगध में बिम्बिसार जो है रूल कर रहे थे, उस टाइम पे जो ये पर्शियन जो ये एरिया था, यहाँ पर कौन था? अखामेनिड वंश के रूलर जो यहाँ पर रूल कर रहे थे। और बिम्बिसार के जो कंटेम्प्रेरी थे वो उस टाइम पे कौन थे? साइरस किंग थे, अराउंड 550 बीसी में। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग राजा था। इसने जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे जो है अटैक किया और कंबोज, गांधार जैसे एरिया को है जो है इसने जीत लिया। क्योंकि जो ये एरिया थे कंबोज और गांधार वाले, यहाँ पर क्या था? पॉलिटिकल जो यूनिटी थी नहीं थी, ये आपस में ही झगड़ते रहते थे, जिसकी वजह से जो है साइरस ने इनको जीत लिया। और इंडस के जो वेस्ट वाला जितना भी एरिया है वो पर्शियन के अंडर में आ गया, अंडर साइरस। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर्शियन किंग, वो हैं डेरियस वन, जो कि ग्रैंडसन है साइरस के। और इन्होंने जो है धीरे धीरे जो साउथर्न इंडस वैली है, इंडस वैली सदर्न साइड वाली जो है, वहाँ पर अपना एरिया को जो है एक्सपेंड किया। और उसके बाद आते हैं ज़र्क्सीज, जो आपने मूवी देखी होगी 300, जिसमें कि पर्शियन किंग दिखाया है जो कि बहुत ही क्रूअल सा एक किंग है, वो है ज़र्क्सीज। इसके पास जो थी बहुत बड़ी आर्मी थी। और लेकिन इतनी बड़ी आर्मी होने के बावजूद भी जो ये ग्रीक्स थे, इन्होंने जो है अपनी छोटी सी आर्मी की मदद से जो है इसको हराया था बैटल ऑफ थर्मोपाइल में। जिस इस बैटल की वजह से जो है ये इंडिया पे अटैक नहीं कर पाया था। अगर ये इस बैटल को जीत जाता तो इसने इंडिया पे अटैक करना था। और जब इसने जो है ये थर्मोपाइल की जो लड़ाई लड़ी, तो उसमें जो है इसने जो इंडियन इन्फेंट्री और जो कैवेलरी, यानी कि जो सैनिक और जो घुड़सवार बोलते हैं कैवेलरी को, उनका जो है भरपूर मात्रा में जो है यूज़ किया था। क्योंकि इसने जो है काम्बोज, गांधार वाले एरिया जो है इनके अंडर पहले से ही आ चुके थे। और साथ ही इन्होंने जो है एलिफेंट्स का भी जो है यूज़ इस लड़ाई में किया, जो कि बोला जाता है मगध से लेके ये आए हुए थे। बात करूँ दो एरियाज़ की, तो इम्पॉर्टेंट है, वो है बैक्ट्रिया और अराकोशिया। तो आपको जान लेना चाहिए कि बैक्ट्रिया किसे बोलते हैं। तो नॉर्थ अफ़गानिस्तान वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया को जो है बैक्ट्रिया बोला जाता है। और जो ये बलूचिस्तान वाला एरिया है, इसे अराकोशिया बोला जाता है। तो इसको हम देखेंगे इनका आगे कहाँ कहाँ यूज़ होगा इन वर्ड्स का, इसलिए मैंने ये अभी समझा दिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन की नोटिफिकेशन को दबा लें, ताकि आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बैटल ऑफ थर्मोपाइल में ग्रीस से हार जाने के बाद भी जो पर्शियन थे, इन्होंने जो है इस एरिया पे जो है नियर अबाउट 200 साल तक जो है रूल किया। लेकिन फाइनली जो है अलेक्जेंडर के आ जाने के कारण जो है ये पूरा जो एरिया है इनसे छीन लिया गया। तो बात करूं अलेक्जेंडर के बारे में, तो इनको सिकंदर भी बोला जाता है। और ये मैसिडोनिया, जो कि ग्रीस के नॉर्थ में सिचुएटेड है, वहाँ से बिलोंग करते थे। और इनकी क्या इच्छा थी? ये चाहते थे कि ये पूरी जो दुनिया है उसको जो है जीतने के लिए ये निकले थे। तो ये इतने पावरफुल वॉरियर थे, तो ये पूरी दुनिया को जीतना चाहते थे। इन्होंने जो है पर्शियन जो एक किंग था डेरियस थर्ड, इसको हराया था 330 बीसी में बैटल ऑफ गोगोमेला में। तो यहाँ से इसको हराने के बाद जो है इन्होंने पर्शिया को वहाँ से साफ किया और जो है अपना रूल वहाँ इन्होंने इस्टेब्लिश किया। हेरोडोटस, जो कि ग्रीक राइटर हैं जिन्हें हम फादर ऑफ हिस्ट्री भी बोलते हैं, वो रीज़न बताते हैं कि आखिरकार क्यों अलेक्जेंडर इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुआ। सबसे पहले जो रीज़न वो बताते हैं वो है इंडिया की रिच वेल्थ जो उस टाइम पे थी। और साथ ही अलेक्जेंडर जो था जानना चाहता था कि आखिरकार इंडिया के उस तरफ क्या है। तो उस टाइम पे अवधारणा थी कि इंडिया के उस तरफ जो है दुनिया ख़त्म हो जाती है, पूरा ओशियन ही है। तो वो देखना चाहते थे कि आखिरकार उस तरफ क्या है। उनकी जो ये
जोग्राफिकल इंटरेस्ट, जो जोग्राफिकल क्वेरी जो उनके माइंड में थी, वो इसको भी सॉल्व करना चाहते थे, इसलिए वो इंडिया की तरफ आना चाहते थे। तो उन्होंने जो है मैसिडोनिया से जो अपना ये विश्व विजय का कैंपेन शुरू किया, इजिप्ट गए, सीरिया वाले एरिया से होते हुए इराक, अफ़गानिस्तान, फरगना जैसे एरिया में पहुँचे और हिंदू कुश को क्रॉस किया और जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वहाँ पर ये पहुँच गए। और यहाँ पर इन्होंने जो है काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। उसके बाद जो है ये पर्शिया में चले गए थे और जो पर्शिया को अपनी कैपिटल बनाया और वहीं पर जो है इनकी मौत हुई। तो ये एक छोटा सा ब्रीफिंग मैंने दी, तो किस तरीके से जो है ये मूव किए थे अलेक्जेंडर। 327 बीसी में इन्होंने जो है खाइबर पास को क्रॉस किया, जो कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में पास है। मोस्टली जितने भी इन्वेजन इंडिया पे हुए हैं, वो जो भी इन्वेडर थे वो इसी रास्ते का यूज़ करते थे, खाइबर पास का, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट रास्ता था। तो 327 बीसी में इन्होंने खाइबर पास को क्रॉस किया और फिर जो इंडस नदी थी उसको 326 बीसी में पार किया। और उस टाइम जब ये इंडस नदी को क्रॉस करके आए तो उस टाइम पे जो था तक्षशिला का जो रूलर था वो था अम्बी। अम्बी को जो है इन्होंने डिफीट कर दिया और वहाँ अपना रूल इस्टेब्लिश कर दिया। लेकिन जो पोरस किंग था, जिसका राज्य झेलम और चेनाब नदियों के बीच में सिचुएटेड था, उसने जो है सिकंदर के आगे झुकने से मना कर दिया और इन दोनों के बीच में फाइट होती है, जिसे बोलते हैं बैटल ऑफ हिडास्पस। तो हिडास्पस ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, जो कि ग्रीक राइटर ने जो है झेलम नदी के नाम को जो है हिडास्पस ये बोलते थे। तो ये कुछ ग्रीक नाम्स देखने को मिलते हैं। तो हिडास्पस किसका नाम है? झेलम नदी का। और ये 326 बीसी में ये लड़ाई हुई थी। इसमें जो है पोरस ब्रेवली अच्छे तरीके से उसने जो है तगड़ी टक्कर अलेक्जेंडर को दी थी, लेकिन फिर भी वो हार गया था। लेकिन उसकी इस ब्रेवरी से जो अलेक्जेंडर है वो इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने जो है उसको अपना एली बना दिया और जितना सारा जो राज्य छीना था उससे वो उसको वापस दे दिया और उसी को ही वहाँ गद्दी पे बिठा के रूल करने को बोल दिया अलेक्जेंडर की तरफ से। तो इस तरीके से क्या है वो धीरे धीरे जो है आगे बढ़ता गया और पहुंचा कहाँ पर? ब्यास नदी के पास। और वहाँ पर जो है आगे फिर जो कौन सा एम्पायर था, किसका एम्पायर था? धनानंद मगध में उस टाइम पे बैठे हुए थे। तो ब्यास रिवर को क्रॉस करने से पहले ही क्या है, इनके सोल्जर्स ने जो है रिफ्यूज़ कर दिया कि वो आगे अब नहीं बढ़ेंगे। तो इसका कई कारण बताए जाते हैं कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि वो लगातार 10 साल से जो है लड़ाई लड़ रहे थे और वो थक चुके थे और उनमें से जो है बहुत सारे जो है मारे जा चुके थे। तो कईयों को जो है होम सिकनेस वाली फीलिंग भी आ रही थी। तो पहला रीज़न तो ये है। दूसरा है वेदर ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ही हॉट और ह्यूमिड था, जिसकी वजह से जो उनके घाव थे वो भर नहीं पाते थे और वो इन्फेक्शन या किसी अन्य बीमारी के कारण मरते जा रहे थे। और जो सोल्जर्स थे उनको पता है कि जो आगे है वो क्या है, नंद अंपायर से उनकी लड़ाई होगी, क्योंकि धनानंद उस टाइम पे जो है मगध पे रूल कर रहा था। तो इन्होंने, इन सैनिकों ने सुना था, इनको पता था कि जो धनानंद है वो काफ़ी ब्रेव राजा है, उसके पास 600 एलिफेंट हैं और उसकी सेना बहुत मजबूत है। तो वो इस फियर से भी जो है आगे जाने से मना कर रहे थे। तो फिर फाइनली जो है अलेक्जेंडर ने डिसीज़न लिया कि वो अब यहाँ से क्या है वापस मुड़ जाएगा और वो वापस मुड़ के कहाँ चला गया? पर्शिया, और वहीं पर रहा और एंड में उसकी मौत भी वहीं पर हुई। और इन्होंने जितने एरिया उसने यहाँ जीते थे ये वाले, वहाँ पर अपने गवर्नर उसने बिठा दिए और इसी तरीके से जो है जो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी सेटअप था वो सेट करके वापस पर्शिया चला गया था। अब देख लेते हैं कि आखिरकार पर्शिया और ग्रीक के इन्वेजन की वजह से इंडिया पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ा, इंडिया पे क्या क्या चीज़ें इन दोनों की वजह से हुई। सबसे पहले बात करूंगा पर्शिया के बारे में, जो इंडिया के साथ जो इतना नज़दीक कांटेक्ट में रहा, इसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आए इंडिया में। तो अब पर्शिया यानी कि ईरान और इंडिया के बीच में जो है कॉमर्स और जो ट्रेड है वो फ्लरिश करना शुरू हो गया था। और खरोष्टी जो लिपि थी
जो कि बहुत पॉपुलर हुई इंडिया में। और ये लिपि कहाँ से आई थी? ये पर्शियन लिपि थी। ये क्या है, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। अशोकन जो कई पिलर्स हैं वो इस लिपि का यूज़ करके लिखे गए हैं। तो खरोष्टी जो है इंडिया में एंटर हुई। साथ में जो पर्शियन आर्ट है, यानी कि जो ये पिलर वगैरह खड़े करना, ये सारा कुछ जो है पर्शिया की आर्ट के अंदर आता है। तो फिर जो अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजाओं ने जो है इस आर्ट को भरपूर प्रोत्साहन दिया और उन्होंने जो है कई पिलर्स खड़े किए। तो ये सब था पर्शिया का इफेक्ट इंडिया के ऊपर। अब देखते हैं ग्रीक्स का क्या इन्फ्लुएंस रहा इंडिया के ऊपर। तो ग्रीक्स के इतने पास आ जाने की वजह से पहली बार यूरोप और इंडिया जो है इतने नज़दीक आए थे एक दूसरे के। तो साथ ही कॉमर्स और ट्रेड तो हुआ ही, लेकिन जो ग्रीक आर्ट का इन्फ्लुएंस था वो इंडिया पे बहुत ज़्यादा पड़ा। इसका सबूत हमें देखने को मिलता है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। तो इसको भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट क्या है। तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट हमें दिया किसने? ग्रीक्स ने। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो इंडिया है इसकी पॉलिटिकल यूनिफिकेशन की गई, क्योंकि अब ये जो था फॉरेन इन्वेजन था, सबसे पावरफुल फॉरेन इन्वेजन इंडिया पे हो रहा था। तो इसकी वजह से क्या था, जो सारे जो लोकल रूलर्स थे उनको पता लग गया कि हमें जो है एक दूसरे के साथ इकट्ठे रह के ही जो है लड़ाई करनी है इनके साथ, तभी हम इनको हरा पाएंगे। तो इसकी वजह से जो है फर्स्ट टाइम जो है पॉलिटिकल यूनिफिकेशन जो है इंडिया में हुई। और धीरे धीरे क्या है, जब मौर्य एम्पायर आया तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे क्या है, जो ये ग्रीक रूलर्स थे उस एरिया में, जो ये नॉर्थ वेस्ट इंडस के एरिया जितना है, यहाँ से टोटली जो है ग्रीक जो किंग्स हैं इनको डिफीट कर दिया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मौर्यन एम्पायर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये सब था पर्शियन और ग्रीक इन्वेजन के बारे में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।